हेलो दोस्तों, सीजीपीएससी एजुकेशनल गाइडेंस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज 2019 का मेंस का जो कॉपी है जिसमें सेकंड पेपर एशे है उसका मैं शो कर रहा हूँ। इसको आरटीआई से मैंने प्राप्त किया है। चर्चा करते हैं। इसमें प्रथम पाली में मेरे को 54 नंबर और द्वितीय पाली में 51 नंबर, टोटल 105 नंबर मिला है। तो सभी सब्जेक्ट को ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा ही है। 700 से 720 से ऊपर नंबर मिला है मेरे को। तो आप देखते हैं कि पहला ऐसे जो हमारा है कि वैश्वीकरण में जो सूचना प्रौद्योगिकी का क्या रोल है, कैसा है। तो इसमें देखे होंगे कि कोविड 19 के दौरान जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ऑनलाइन प्रोग्राम है, चाहे पेमेंट लेना देना हो, क्योंकि जनजीवन सामान्य क्या बाधित था। और चूंकि महामारी अधिनियम 1897 का धारा 2, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा आईपीसी धारा 188 के तहत सब धाराओं के तहत प्रतिबंधित था। तो उसमें क्या है, ऑनलाइन के हिसाब से कितना वर्तमान स्थिति है, क्या है आज के दौर में कितना परिप्रेक्ष्य है, उसमें वही है कि क्यों जरूरी है ना भाई, सूचना क्रांति उसका, और वर्तमान में उसकी क्या रुकावट है और अपन क्या क्या उसमें रिफॉर्म कर सकते हैं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित। और उसमें अपनी सुझाव जो देना था वो दे सकते हैं अपन। पहले वही जो 2018 में जैसे मैंने पैटर्न लिखा है सेम वही लिखा है, सूचना प्रौद्योगिकी में समस्याओं के संबंधित जो है, फिर समस्याओं का निराकरण क्या क्या होता है, और अपनी जो विचार है ये देखिए उपाय को मैंने लिखा है यहाँ पे। और क्या क्या योजनाएं चल रहा है ई गवर्नेंस संबंधी। ई गवर्नेंस का 4 नंबर का क्वेश्चन भी आया, देखे होंगे। तो इसी में देखिए क्या, अब समस्या के बाद आप सुझाव भी आप लिख सकते हैं कि भाई क्या क्या सुझाव है इसमें। आप अपनी जो राय है कि आज के परिप्रेक्ष्य में क्या है। जैसे देखिए कई देशों कई राज्यों में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित योजनाएं चल रहे हैं। तो इसमें मूलतः 25 नंबर दिया है, वही 50% मार्किंग के आसपास दिया है ओवरऑल जो है। क्योंकि देखिए क्या है, टेक्नोलॉजी में जचाई हो रहा है तो हम अपनी लिखावट या अपनी जो भी है उसको स्कैनर रहेंगे। यहाँ फिजिकली आंसर शीट को एग्जामिनर के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया है, ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से रीडिंग हुआ है, चेक हुआ है। और देख रहेंगे आप नंबर भी कहीं पे कलम नहीं चला है, स्कैनर से उसको इम्पैक्ट किया है, इजेक्ट किया है थर्मल प्रिंटर से। तो ये छोटा सा फर्स्ट पार्ट है। और अब चलिए सेकंड पार्ट में चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में वही है कि इसमें पूछा गया है कि भाई विकास और पर्यावरण के बीच में कितना संतुलन है ना भाई। तो देखिए क्या है, आपको सभी को विदित ही होगा कि भाई आज के परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जितना रफ्तार या विकास करेंगे तो कहीं ना कहीं पर्यावरण का संसाधनों का दोहन करके ही हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि कोई भी साधन और संसाधन जो है बिना पर्यावरण के सहायता से संभव नहीं है। तो जैसे ये उत्खनन खनन हो रहा है तो देखे होंगे धूल होता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण हो रहा है, जंगलें कट रहे हैं, वहाँ पे मृदा प्रदूषण हो रहा है, खड्ड हो रहा है। और जैसे अब इंडस्ट्रियल लगाना है या लोगों को रोजगार देना है, झूम खेती करना है, तो उससे भी क्या है, आप जंगलों को तो साफ कर ही रहे हैं ना। तो आपकी विकास में क्या है, कहीं ना कहीं पर्यावरण को क्षति हो रहा है। अब उसी को हम समावेशी विकास देखेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यक्रम चलता है कि धारणीय विकास में इसमें क्या है, हम सभी जलवायु परिवर्तन संबंधी जो राष्ट्रीय कार्य योजना है 2008 का, उसमें मैंने मेंशन किया है, जो 8 मिशन हमारे यहाँ संचालित है। उसके तहत हमने क्या किया है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो भी हमारी कार्य योजना है जिन जिन क्षेत्रों में, जैसे ऊर्जा के क्षेत्र में जैसे मैं दिख रहा होगा, कृषि है, पर्यावास है ना, पर्यावरण संतुलन है, राष्ट्रीय पर्यावरण संतुलन है, और इनसे संबंधित जितने 8 मिशन है उसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि इसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, संतुलन बनाए रख रहे हैं। क्योंकि हमारी विकास भी जरूरी है और पर्यावरण प्रदूषण को रोकना भी जरूरी है और जैव विविधता पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना भी जरूरी है। तो उससे संबंधित मैंने इसमें मेंशन किया है। अब आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए कि पर्यावरण प्रदूषण को कुछ हद तक ही मतलब संतुलित किया जाता है, लेकिन कुछ परिप्रेक्ष्य में तो इतना विकराल रूप ले लिया है, तो उसकी सामने चुनौती क्या क्या है। तो मैंने यहाँ पे देखे होंगे छोटा सा ये भारत की क्या क्या चुनौती, उसको मैंने इसमें समझाया है। और वही पैटर्न है कि इसमें समस्या क्या आ रही है और उसके समाधान को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पे क्या क्या ऐसा समझौता हुआ है, जिससे जैसे आप लोग देखे होंगे जिनेवा कन्वेंशन वगैरह है, वियना कन्वेंशन है, ओजोन को लेके। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया ओजोन से संबंधित, देखिएगा जाके उसमें। तो ये छोटा सा मैंने लिखने का प्रयास किया है, तो इसमें भी वही रेज नंबर दिया है। अब छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आ जाते हैं। तो इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट 2018 में देखे होंगे
आपको नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी को पूछा 2019 में पशुधन और 2020 में राजीव गांधी किसान न्याय योजना को पूछा गया है। तो मैंने इसमें काफ़ी स्पेस और उस हिसाब से लिखा है जिस हिसाब से 2018 में पैटर्न था। तो इसमें चलिए गोधन न्याय योजना आपको सभी को पता ही है, मैंने कई वीडियो बनाया है इससे संबंधित। तो वही चीज़ें सब आप लिखे हैं कि भाई कितने क्या है, पशुधन का आंकड़ा पहले प्रस्तुत करना है क्या कैसा है। और राज्य सरकार की जो सुराजी ग्राम नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया, 10 नंबर का आया हुआ देखेंगे, लगातार पूछ रहे हैं 2018 19 20 लगातार पूछ रहे हैं क्वेश्चन। तो उसमें एक गरुआ है, तो गरुआ से रिलेटेड ही सब उसी को स्टार्ट करते हैं कि भाई 20 जुलाई 2020 को प्रारंभ किया गया था। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य ही समझाना है हमको मूलतः। तो थोड़ा सा हम इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को चर्चा करेंगे और उद्देश्य जैसे आपको दिख रहा होगा कि भाई आप सभी को पता है घुमंतु फिरंतु पशु हैं, उनके बारे में एक रोका छेका कार्यक्रम से हद तक उसको काबू करने का कोशिश किया है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। और जैसे देखे होंगे कि भाई पशुधन से यदि प्रॉपर इनकम आ रहा है किसान भाइयों को, पशुपालक को, तो उसका उचित देखभाल करेंगे, है ना भाई। अब बजट 2020-21 में 175 करोड़ का भी प्रावधान किया गया, देखेंगे गोधन न्याय योजना में। इसको 2020 में पूछा गया था कि 2020-21 की बजट के व्ययों को बताइए करके। तो यही सब योजनाओं को हमको लिखना था और तो इनिशियल उनके जो भी डेटा है या बजट माननीय मुख्यमंत्री ने प्रस्तुत किया है उसको भी हमको शो करना था। तो 2020 का जब आरटीआई कॉपी आएंगे तो देखते हैं क्या कैसा कितना अंक मिला है। अभी तो 2019 का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ आपके सामने। और संबंधित जो सम सहायता समूह है और अन्य है क्या है, उससे कितना पशुधन के अलावा गोबर से क्या क्या वर्मी कंपोस्ट है, बायोगैस है ना भाई, जो घन जीवामृत है, ये सब निर्माण होता है, उससे संबंधित मैंने लिखा है इसमें। तो वही है, चेकर ने अपने हिसाब से इसमें नंबर दिया है, जैसा आपको दिख रहा है कि मैंने उसमें पॉइंट पॉइंट लिखा है और बाकायदा जैसे मैंने एलएलबी में अपने लेखन शैली रखा है उसी तरह से इसमें भी लिखने के प्रयास किया है। अब सेकंड में देखिए छत्तीसगढ़ के समग्र विकास में महिला सशक्तिकरण, हाँ देखिए आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले भी महिला सशक्तिकरण और नक्सलाई समस्या दो हॉट टॉपिक रहता था, लगातार रिपीट कर रहा है। अब इसको 2018 में तो नहीं पूछा, ले 2017 में जरूर पूछा गया था, तो एक साल गैप करके पूछता है। हो सकता है 2020 में नहीं पूछा है तो 2021 में जरूर आएगा ऐसे संबंधित। तो जैसे पिछले देखेंगे जो ट्रेंड चल रहा है पीएससी का कि महिला सशक्तिकरण और नक्सलाइट समस्या दो, उसको हर साल एक बार गैप करके, और कई क्वेश्चन तो रिपीटेड हैं, देखेंगे आप लोग 18 19 20 मेन से लिख रहेंगे तो लगातार क्या है कई क्वेश्चनों को रिपीट कर रहा है। वो एग्जामिनर या आयोग चाह रहा है कि बेस्ट से बेस्ट आंसर लिखे लोग जो है, और उससे कहीं ना कहीं सिलेक्शन अप्रोच रहता ही है जो रिपीटेड क्वेश्चन रहता है पिछले वर्ग का। और हमारी तैयारी भी पता लगती है कि भाई हम कितना क्या लिखें और किस तरह से एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकते हैं ताकि हमारा जो नंबर है इसमें उचित आए। लिखावट से संबंधित बात कर रहा हूँ मैं। तो यही है कि अब इसमें देखिए वही चालू करना है कि भाई नारी तू नारायणी जहाँ तू तेरी चरण पड़े हो समग्र कल्याण और विकास। तो वही है, आप चालू करिए सब चीज़ों को। और इसमें राज्य से बताइए, फ्रीडम फाइटर से लेके वर्तमान परिस्थिति में प्रशासनिक अधिकारी है, राज्यपाल है, या अन्य जो राज्यसभा सांसद या लोकसभा विधायक हैं जितने 14 से अधिक, उन सभी को देखिए। और कुछ राज्य के परिप्रेक्ष्य के साथ साथ अब उनकी जनसंख्या और जो साक्षरता है उससे संबंधित आप आंकड़े प्रस्तुत कर सकते हैं। तो मैंने वही कोशिश किया है, लेकिन वर्तमान में क्या समस्याएं हैं महिलाओं से रिलेटेड तो उसको मैंने मेंशन किया, और राज्य सरकार की क्या योजनाएं चल रही महिला सशक्तिकरण के लिए उसको भी मैंने इसमें मेंशन किया बराबर जो है। और अपनी इसमें क्या विचार व्यक्त किया है कि और बेहतर से बेहतर क्या हो सकता है, क्योंकि भाई हम भी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि ये सब चीज़ें ऑब्जर्वेशन में आई जाता है, एनालिसिस कर ही लेता है कि आदमी को क्या कैसे करना चाहिए। तो यही है कि अपनी विचार जरूर व्यक्त करिए और कम शब्दों में और अच्छे शब्दों में। ये मेरा एक एनालिसिस था, तो लगभग इसमें देखेंगे कि 150 और पिछले वर्ष के 6-7 नंबर कम हुआ है। तो हो सकता है कि वही नीली स्याही से लिखा हो तो, या फिर कुछ ऐसा कंटेंट में कमी रही होगी। अब देखते हैं 2020 में कितना नंबर मिलता है। तो दोस्तों ये मेरा प्रस्तुतिकरण था ऐसे सब्जेक्ट का। वीडियो कैसा लगा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपनी सुझावों को कमेंट बॉक्स में व्यक्त करिए। तब तक सभी दोस्तों को थैंक यू।